आज के दिन का पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया, चैप्टर 1 खत्म। अभी आ रहे हैं चैप्टर 2 के तरफ। कहाँ आएंगे? चैप्टर 2। चलो आगे देखो, चैप्टर 2 अभी आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आज बस हम जो इसकी शॉर्ट नोट है यानी पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन फिर कल 3 बजे, ठीक है? और 3 और फिर शाम को। तो आ जाओ, देखो देख लिया चैप्टर 2, यानी चैप्टर 2 जो यहाँ पे लिखा है ये तुम्हारे संदीप वगैरह के हिसाब से ये पूरा यूनिट 1 ही है। और किसके हिसाब से, और ध्यान देना और यहाँ पे देखो ये जो चैप्टर 1 2 ये एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को ही रिवीजन भी ऐसे ही करना। चलो आगे देखो, चैप्टर 2 नेशनल इनकम कॉपी में डाल दो। अभी आ जाओ, एक एक चीज को हम समझेंगे। बस तुमने यहाँ पे इसकी अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो बैठ रहे हो, बस खाली इसकी जो इंपोर्टेंट हेडिंग है वो लिख लो, ठीक है? फर्दर भी अभी तुम थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आंखें बंद करो, थोड़ा सा गुनगुना लो। अच्छा हमने क्या क्या पढ़ा? अच्छा गुड्स है, कमोडिटी, अच्छा ये है ये है ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। लिखो, तो पहले क्या आ गया? नंबर 1 पे आ गया गुड्स। क्या आ गया यहाँ पे? गुड्स। गुड्स यहाँ पे क्या है एक बार ध्यान दो। पहला गुड्स यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है? यानी ये वो कमोडिटी है जो ह्यूमन को क्या करते हैं, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी नाम है ये क्या प्रोवाइड करते हैं? यूटिलिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? ये यूटिलिटी। तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स गुड्स इज क्या लिखा? डिफाइंड एज फिजिकल ऑब्जेक्ट मैन मेड दैट कुड, यहाँ पे क्या लिखा? कमांड है प्राइस, प्राइस से ये कमांड होती है इन द मार्केट एंड दीज आर मटेरियल एंड दैट सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से निकल कर आ गया, यानी वो चीज है जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। कंजप्शन गुड्स, गुड्स सिर्फ और दो टाइप में डिवाइड है, एक कैपिटल गुड्स है, कंजप्शन गुड्स। तो पहले क्या हम यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? कंजप्शन गुड्स। दोस फाइनल गुड्स विल सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। यानी कंजप्शन गुड्स वो गुड्स है जो इंसानी डिमांड को क्या करता है? यहाँ पे डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल जो भी तुम यूज करते हो आज की लाइफ में, पेन से लेके ये सारे चीज यहाँ पे लिखा है, आइसक्रीम मिल्क जो भी एग्जांपल यहाँ पे हाउस होल्ड गुड्स सारे के सारे। सेकेंड टाइप की गुड्स हमारा क्या रहा? कैपिटल गुड्स। ये कौन सी गुड्स है? ये मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स है जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर क्या लिखा? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन्स। ठीक है, तो ये पहले गुड्स की दो टाइप की हो गए, गुड्स कैपिटल एंड कंजप्शन। दिमाग में इसे पढ़ा रहा हूं ना, माइंड अपने आप माइंड में बनाएगा। ठीक है, पहले गुड्स है, कैपिटल, कंज्यूमर, ये डायरेक्टली करता है, इनडायरेक्टली करता है, ऐसे ऐसे करते जाओ। ये होता है एक्चुअली में पढ़ाई। इसलिए क्या नाम है इसका, लाइफ से यही होता है कि ठीक है हम टीचर के साथ साथ में हमारे भी हो रहा है कि अभी नहीं करेंगे बाद में, वो फिर बेकार चीज हो जाए, बाद कभी तो आता नहीं है और सेम सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। आगे लिखो, फिर क्या आ जाएगा? गुड्स आ जाएगा फाइनल गुड्स। ये वो गुड्स है जो क्या करता है यहाँ पे? ये फाइनल कंजप्शन की काम पे आता है और नहीं तो इन्वेस्टमेंट की काम पे आता है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फार्म करेगा। फाइनल कंजप्शन कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। ठीक है, ऐसे जो चीज तुम यहाँ पे सुन रहे हो वो अपने आप को एलाबोरेट करते जाओ। फिर क्या आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ये कौन सी गुड्स है? दोज गुड्स रिफर्स टू, हट जा, ये कौन सी गुड्स है? यानी ये गुड्स क्या होता है, अभी ना उसमें वैल्यू और ऐड करना बच गया हो, यानी ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास अभी नहीं, जो इसका कंजप्शन करने वाला है उसके पास अभी तक नहीं आया होगा, यानी कोई ना कोई डीलर इसको लेके बैठा होगा, फर्दर इसमें प्रॉफिट ऐड करके बाद में मार्केट में बेचेगा, जिसके नाम क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। यानी यहाँ पे क्या इसमें डायलॉग मारा कि फर्दर प्रोडक्शन और ये रीसेल के लिए यूज होगा, यानी अभी तक पूरा नहीं बना तो और प्रोडक्शन होना बाकी है, या अभी सेल और एक बार होना बाकी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। यानी ये बिफोर, ये बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करा है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन, यहां पे क्या लिखा? मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इज इन्वेस्टमेंट। यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एसेट्स के ऊपर और एसेट्स बना के उसको स्टॉक कर देने को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? यानी बस इसकी अगर सिंपल सा मीनिंग सुनोगे तो इसका नाम क्या है? क्रिएशन ऑफ एसेट्स।
क्या इसका क्रिएशन ऑफ एसेट्स, और इसी एसेट से हमें फिर क्या मिलेगा, हमारा डेप्रिसिएशन मिलेगा, नेट और ग्रॉस की बात वहां पे होगी। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब हम बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सेम आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी अगर मान लो हमें ये आया कहां से, ये आया इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होगी, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा, नेट, और नेट में प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा, ग्रॉस। तो उसी चेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आ गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन। वही है, डेप्रिसिएशन किस में काम आता है, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में काम आता है, जो हमारा फॉर्मूला हमको डिफाइन करता है। अभी अभी आपने अपने कॉपी में लिख लो ये फॉर्मूला को, सबको पता भी है, फिर भी दोबारा रिवाइज कर लो। यानी अगर हम ग्रॉस से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तब हम यहां कहां पे पहुंचेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट में पहुंचेंगे। अगर नेट में हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो यहां पे हम कहां पहुंचेंगे, ग्रॉस में पहुंचेंगे। कहां पहुंच जाएंगे, यहां पे ग्रॉस में। वेरी गुड, बाउंड्री लाइन ये क्रॉस नहीं करा होगा, आइस शुक्ला, बढ़िया। चलो आगे देखो, तो कर दिया। तो नेट ग्रॉस माइनस डेप नेट हो गया, नेट प्लस डेप यहां पे क्या हो गया, ग्रॉस हो गया। ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे ये भी याद कर लो, किसको किसको, जैसे मैंने यहां पे डेप्रिसिएशन लिखा, किस किस की दिमाग में आ गया, इसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वेरी गुड, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसको बोलते हैं पढ़ाई, अगर तुम कुछ चीज को कुछ चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो तो। अच्छा, इसका ये, इसका ये, ठीक है, ये होता है रिवीजन। चलो आगे, क्रॉस इन हो गया ये वाला। अभी हम बात करते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सबको पता है, ये तुमको लग रहा होगा था सर ये तो बुक में था ना, क्योंकि चैप्टर 1 बिल्कुल स्किप है तुम्हारे बुक से, जो मैंने पढ़ाया था आज। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पे स्टॉक वेरिएबल की। स्टॉक वेरिएबल हमारा क्या है, स्टॉक वेरिएबल क्या है, विच वेरिएबल आर मेजर्ड इन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कौन सा की पॉइंट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये तो छोड़ो, इसके अलावा स्टॉक कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, उसमें और दो चार पॉइंट यहाँ पे कोई बता देगा स्टॉक कॉन्सेप्ट में, किसको बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता। दूसरा, वेरी गुड, सही बोल रहे, बोलो कोई। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी फिक्स कॉन्सेप्ट है, ये चेंजेबल नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम बात करते हैं अभी यहाँ पे क्या, फ्लो कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, तो ये बहुत टाइम पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि भाई ये बता दो कि ये स्टॉक है, लाइन लिखा होगा स्टॉक है कि फ्लो है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, योर पॉकेट मनी एट 31 मार्च 2023। तुम्हारा पॉकेट मनी 31 मार्च 2023, ये क्या, कौन सी कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट। यानी हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात किया, जो कि यहाँ पे डेट मेंशन होगी। अगर मैं ये पूरा लाइन काट देता, खाली लिखता योर पॉकेट मनी, दैट इज वेरिएबल कॉन्सेप्ट। क्या होया, वेरिएबल। तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट होता, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इस चीज को ध्यान देना, याद रखना। पुराना क्लास में जैसे मान लो जिसने ये सारे डिवीजन कर लिया आज की डेट में, फिर भी उसके पास टाइम है, इतना तो तुम अच्छे नहीं हो, फिर भी अगर मान लो तुम्हारे अंदर स्टूडेंटशिप जाग गया, हाँ, अगर जाग गया कि हाँ मैं और कुछ करना चाहता हूं, तो पुराना नोट जाके देख लेना, मैंने बहुत सारे स्टॉक एंड फ्लो की कॉन्सेप्ट करा रखा था। ठीक है, चलो आगे। फिर आ जाए क्या तुम्हारा यहाँ पे, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या आ जाएगी, फ्लो कॉन्सेप्ट। ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। यानी हाँ, यहाँ पे बस, यहाँ पे ये देखो, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसके बारे में बात कर रही है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे और एक चीज ध्यान दो, बताओ इसकी दो पॉइंट, इसमें टाइम डायमेंशन है चेंज होने की, और ये डायनामिक चेंजेबल, क्या ये चेंजेबल। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। तो ऐसे चीज को, इसको बोलते हैं रिवाइज। देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे, पढ़ोगे तो मजा आता रहेगा, नहीं करोगे तो दो चार उधर लुटक जाएंगे, ऐसे नींद आ रहा है, क्या बस हो रहा है, एक मजा नहीं आ रहा। चलिए झाड़ो।
हाँ जी, हाँ जी। नेशनल इनकम ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे थ्रू आउट द ईयर की हम क्या बोलते हैं, ये लिख, अगर यहाँ पे बोलता है नेशनल इनकम एट 31 मार्च इतना, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता। खाली नेशनल इनकम हो गया तो क्या होगा, खाली इनकम तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, खाली प्रॉफिट फ्लो कॉन्सेप्ट है, खाली लॉस फ्लो कॉन्सेप्ट है, डेट लग गई तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। वेल्थ नहीं होगा, वेल्थ का क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि वेल्थ जो होता है हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे तुम्हारा वेल्थ कितना क्या, वो चेंजेबल है। हाँ, ये सोच रहा हूं कि चेंज है कि नहीं है, चेंज हो सकते ही नहीं हो सकते, ये पॉइंट में। हाँ, चेंज ऑफ स्टॉक बोला ना तूने, चेंज क्यों लगाया तूने, खाली स्टॉक बोल। अरे दोनों मीनिंग अलग अलग है, तू कैसे जोड़ रहा है। अब बताया कि तू नीलिमा जी की बेटी और देवश्री एक अलग अलग है ना। अरे क्या हो गया तो और एक बेटी तो हो सकती है वो तुझे थोड़ा ना पता है आ गया तुम्हारा बुक का पहला टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ क्या नाम है इसका, इनकम। क्या आ गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें तुमको एक और भी चीज सीखना पड़ेगा कि अगर मान लो इंजेक्शन और लीकेज वाला, वो हर एक सेक्टर में अलग अलग होता है, वो भी यहाँ पे मैं डाल दिया, पढ़ा लूंगा। तो देखो, तो ये क्या आ गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान दो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि इनकम जहां से आएगा वापस वहीं पे जाएगा। कोई बता देगा उसके डेफिनेशन, अभी याद किसको है, पढ़ लिया क्या यहाँ पे, यहाँ पे है ना। वेरी गुड, हाँ बोल बोल बोल। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनकम, वेरी गुड, एंड distribution among the factors of production, and finally सब में हो गया। तो चलो मैं बोल देता हूं, सब लिख लो एक बार, दिमाग ताजा ताजा हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो, it refers to the cycle of, it refers to, clear, the cycle of generation of income from the production process, comma, that distributed among the factors of production, among क्या लिखा था, factors of, and finally it circulates from household to farm, circulate from household to farm in form of consumption expenditure, इन फॉर्म ऑफ क्या लिखा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका तीन बढ़िया बढ़िया पॉइंट क्या है, एक हुआ अंडरलाइन करो, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हो गया। ये तीन फेजेस है किसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। वेरी गुड आइस, बहुत बढ़िया, पूरा फॉर्म पूरा लिख लिया उसने, डेफिनेशन लिख दिया उसने। वेरी गुड आइस, चलो आगे लिख, चलो आगे लिखो, हो गया, हो गया, नेक्स्ट लिखो। अभी हम बात करते हैं, हाँ तो ये तो हमारा फेजेस हमको पता हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं किसकी, लीकेज की एंड इंजेक्शन की। ठीक है, तो लीकेज यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, और हर एक सेक्टर में अलग अलग लीकेज, अलग अलग इंजेक्शन होगा। हमें यहाँ पे सबके बारे में बोल देता हूं, तो लिखो, लीकेज मतलब क्या हुआ, कि कुल मिला के हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो के बारे में। यानी अभी जो मैंने डेफिनेशन बोला वो किसके बारे में था, यहाँ पे हाउस होल्ड एंड फार्म के बारे में था, है ना। तो हाउस होल्ड टू फार्म एंड फार्म टू हाउस होल्ड, फिर क्या होगा, हाउस होल्ड टू फार्म हमने क्या दिया रे, फैक्टर सर्विसेज, फार्म टू हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट दिया, फिर उसके बाद क्या देगा, फिर फार्म दोबारा देगा, हाउस होल्ड को क्या देगा,
गुड्स एंड सर्विसेज बदले में क्या लेगा, सीई यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये तो हमारा नॉर्मल फ्लो हो गया, यानी ऐसे फ्लो में हमारा पैसा जहां से आया था वापस वहीं पे चला गया, तो इसको हम बोल देते हैं सर्कुलर फ्लो। बट इस फ्लो में कुछ पैसा ऐड होना, कुछ पैसा ऐड होके यहाँ पे आना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। यानी कुछ फंड हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया और डाल दिया, उस यहां से कुछ पैसा यहाँ पे निकल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज। क्या बोलेंगे, नॉर्मल मीनिंग यही है, फ्लो से जाना लीकेज, फ्लो में ऐड होने को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो आओ ध्यान से देखते हैं उसको कि ये क्या एक्चुअली में है। अब ये किसके बारे में बोलता है, तो इंजेक्शन लीकेज के बारे में समझ में आ गया। तो लीकेज कौन सी फॉर्म में लीकेज होती है, टैक्स। टैक्स मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूं, ये तुम बताना कि ये कौन सी सेक्टर में होगा। टैक्स ये 3 सेक्टर में होगा, ऐसे बोलना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया तो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सेविंग्स, सेविंग्स 2 में नहीं होगा, ये भी 3 में होगा, गवर्नमेंट आएगा तो साथ में बैंक को लेकर आएगा। इंपोर्ट ये हो गया 4 सेक्टर। क्या हो गया ये, 4 सेक्टर इकोनॉमी। समझ में आ गया कि कौन सी स्टेज में क्या लीकेज है, कौन सी फॉर्म में लीकेज होता है। अब आ जाओ इंजेक्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3 सेक्टर, इन्वेस्टमेंट 2 या 3, 2 में नहीं हो सकता इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग खुद करें तो, इन हाउस होल्ड करें तो हो सकता है, बट प्रोबेबली यहाँ पे 3 है, क्योंकि हम जो सेविंग करेंगे वो कहां जाएगा, बैंक के पास, तो ये भी यहाँ पे करेंगे 3। एक्सपोर्ट 4, एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारा लीकेज हो गई और ये हमारा क्या हो गया, इंजेक्शन। सेविंग्स, हाँ सेविंग्स 2 सेक्टर मॉडल में होगा, बट सेविंग्स हम कहां करेंगे, बैंक में करेंगे, तो बैंक यहां पे आ गया। तो बैंक किसके साथ कोलैबोरेशन होता है, गवर्नमेंट के साथ, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, 3 सेक्टर इकोनॉमी। ध्यान देना इसको। शुक्ला जी अभी आ जाओ, थोड़ा सा और आपको ऐसा लगेगा। अभी हमने एक्चुअली 2 फ्लो को छोड़ा, फिजिकल और रियल, सॉरी रियल को और नॉमिनल को, वो कहीं ना कहीं इसमें कवर हुआ होगा, टेंशन नहीं है, मुझे याद है। अभी आगे चलो, अब बात करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में बात होगी, इकोनॉमिक टेरिटरी। ये वो एरिया है इकोनॉमिक टेरिटरी एक्चुअली में जो हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा है ना, किसे बड़ा होता है, यानी कहीं ना कहीं देखोगे ये सेम सेम तो है, बट एक ऐसे जगह होगा जहां से हमारा गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी रूल चलता होगा, वहां से हम टैक्स लेते होंगे, इनकम को ऐड करते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरिजन किससे, पॉलिटिकल से। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन व्हिच पर्संस गुड्स आर कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। ठीक है, तो यानी कुल मिला के इतना याद रखना, जिस एरिया में हमारा गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी रूल है, वो हमारा क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, क्या कहां से ऐसे होता है, इसको पढ़ो एक बार। नंबर 1, पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूड टेरिटोरियल, वाटर एंड एयर स्पेस, यानी जहां जहां पे हमारा सब चलता है, यहाँ पे क्या, यानी वाटर वे, हमारा एयर वे, जहां जहां तक है तो वो हमारा है ही ऑलरेडी। एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो बाहर कंट्री में हमारा खुद का एम्बेसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे किसी जंगल में हो। बता, एशिया, एशिया हुआ मतलब, तो कौन सी टेरिटरी के बारे में पूछ रहा है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के बारे में पूछ रहा है ना, तो एशिया, एशिया में नहीं है। जैसे मान ले यूएसए एशिया में तो है नहीं, बट वहां पे भी हमारा एम्बेसी है, तो वो भी तो हमारा हुआ। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, हमारे इंडिया का थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की रूल जहां जहां पे चलता होगा ना, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट या हमारा गवर्नमेंट के रूल जहां जहां पे चलता होगा, वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आएंगे। ठीक है, 10 मिनट हो गया, चला आ गया। लिखो लिखो, अभी यहाँ पे क्या लिखा, शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट, अभी मैंने बोला
क्या हमारा गवर्नमेंट का रूल चलता होगा या हमारा कोई नॉर्मल रेसिडेंट इसको ऑपरेट करता होगा? तुम्हारा पायलट काम करता है, ये क्या नाम है इसका, यूएस फ्रेंचाइज में, यूएस टू कनाडा जो फ्लाइट फ्लाइट उड़ता है, तो है किसका? वो इंडिया का तो है। तो वहां से, हाँ मैं ये बोल दूं, आज की डेट में जो रेमिटेंसेस सबने सुना है, रेमिटेंसेस, ये क्या होता है रेमिटेंसेस? यानी इंडिया की लोग बाहर कंट्री में काम करके जो पैसा इंडिया में भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। ये जान के खुशी होगी, इंडिया उसमें नंबर 1 है पूरा वर्ल्ड में। 143 बिलियन यूएस डॉलर हर साल, आज मतलब आज की डेट में भी जो कैलकुलेशन किया 2-4 दिन पहले, तो इंडिया भेज रहा है किसमें? इंडिया को बाहर। हमारा मतलब कुल मिला के ये खुशी हो रही है, हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं और बाहर से इतना पैसा इंडिया में ये भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस, है ना? तुम भी ऐसे कुछ करो ना, लग गया जमीन नहीं रहनी, घर से बाहर जाओ। 143 बिलियन सोच रहा है, इंडिया टॉप में, ये कंटिन्यू टॉप में आ रहा है और इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो पढ़ो और आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, 7 समंदर पार करो, पैसा भेजो। मुझे कोई कह के गया था कि क्या नाम है इसका, कि सर मेरा जो पहला सैलरी मिलेगा मैं आपको दूंगा। हाँ हाँ, ना अभी आई नहीं, अभी वो 3rd ईयर में है ना बीकॉम की। चलो, दूसरी गाड़ी। अरे फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये सारे जो ऑपरेट करेंगे इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट, वो भी हमारा किस में आएगा? इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस भी कर लिए। अभी आ जाओ इंटरनेशनल वाटर भी हमारे को, ठीक है हो गया। हाँ, अभी बात करते हैं किसकी? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। यानी 3 चीज ध्यान रखना, उसी कंट्री में अगर लाइज कर गया तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। क्या? इनकम, सेविंग्स यानी एक्युमुलेशन जो बोलते हैं, एंड स्पेंडिंग। एंड क्या होगा इस पे? स्पेंडिंग। ये 3 चीज आएगा। हाँ, सेविंग को क्या बोल देते हैं हम? एक्युमुलेशन बोलते हैं, यानी मिलने वाली इनकम भी उसी कंट्री से होगा। ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया? इज अ पर्सन और एन, क्या लिखा? इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वही जो मैंने अभी 3 बोला, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, है ना? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे लिख लो क्या होता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लिखो क्या होगा वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बोलो। नंबर 1 लिखो इनकम, यानी अर्निंग, क्या हो गया? अर्निंग। फिर लिखो स्पेंडिंग एंड एक्युमुलेशंस। क्या लिखा? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड क्या लिखा? एक्युमुलेशंस। ये अगर 3 चीजें इसमें आया होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। और यहाँ पे ध्यान रखना, कितने साल से कम रहना चाहिए? 1 साल। 1 ईयर में तो उसको रेसिडेंट हम बोल देंगे। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, हो गया हो गया। अभी नेक्स्ट पे आ जाओ, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बहुत सारे तुमको क्या मिल जाएंगे? एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एक्सेप्शंस। यानी हमारे कंट्री में रहते हुए भी हमारे नहीं है, सिंपल सी बात है। डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी, जैसे हमारा कंट्री का एम्बेसी उनकी कंट्री में रहा, तो उनकी एम्बेसी तो हमारे कंट्री में हुआ। हाल ही में तुमने सुना होगा इजराइल की जो एम्बेसी है ना दिल्ली में, उनके सामने एक बम विस्फोट हुआ, यानी बम की थ्रेट हुआ था, कुछ हुआ था, डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट सुनना कि मैक्सिमम लोगों का जो एम्बेसी हमारे दिल्ली में है, जहां जहां पे हमारा बायलिटरल ट्रेड है, वो यहाँ पे एम्बेसी खोल के बैठे हैं। वो फिर किसका होंगे? वो अपनी कंट्री के होंगे, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो। कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट स्टूडेंट्स, जिस कंट्री से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो फिर उनकी कंट्री का, भले हमारे कंट्री में रहते हैं, वो उन्हीं का है। हाँ, उसका स्टूडेंट वीजा रिन्यू हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट आया 5 साल के लिए, वो रिन्यू हो जाएगा। पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, IMF एंड यूनेस्को, तो ये भी सारे किसके होंगे? ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री से होंगे। ठीक है ना छोटू, है ना? हाँ बता। फिर यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, बता दो एक बार। पहले छोटू बताएगा कि यहाँ पे बता कि इंडियन जो क्रिकेटर है ना,
वो यूएसए गए हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो वो कहाँ का होंगे रेसिडेंट? इंडिया के होंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सबके लिए होते हैं, यानी कोई भी तुम किसी भी रीजन से ट्रैवल करो दूसरे कंट्री में, तुम्हारा समस्या सुने, सबके लिए, किसी भी टाइप का। जैसे हमारा पासपोर्ट 4 टाइप का है, येलो, रेड, ग्रीन, अलग अलग पर्पस के लिए, तो सबकी वीजा वो इशू। दूसरा क्वेश्चन छोड़ो, अब क्या नाम है इसका, अब मान लो क्या नाम है इसका, इंडियन बैंक है यूएसए में, वहां पे एक इंडियन काम कर रहा है, तो वो किसका होगा? चल छोड़, वहां का होगा। पहले तो कोई मतलब नहीं, यहाँ का गवर्नमेंट तो भेजेगा नहीं, क्योंकि बैंक किसका है? इंडिया का कोई भी बैंक की ब्रांच है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो, अरे देख रहे पहले, हाँ सुन सुन, कोटक महिंद्रा की सुने हो? बैंक है एक कोटक महिंद्रा, कोटक की जो ब्रांच है वो यूएसए में, कहां पे? यूएसए, ठीक है। वहां पे एक इंडियन काम करता है, इंडियन कैसे इंडियन मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम बताओगे, वो इंडिया की रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? एक साल से ज्यादा रहता है, वहां की इनकम, वहां की हो गई रेसिडेंट, तो यहाँ का कैसे हो जाए? हाँ वेरी गुड। हाँ बैंक प्राइवेट है, तो ये जो चाहे यूएसए में है तो यूएसए के अंदर आएगा, हमारे अंदर आएगा नहीं, ये गलती नहीं कर पाए। वेरी गुड। अगर ये एम्बेसी होता, कंसुलेट होता, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता, तो इंडिया का होता, फर्क नहीं पड़ता। हाँ इवन एसबीआई भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो, वो वहां पे इसकी ब्रांच है, तो वो नहीं है, क्योंकि वहां की जो ब्रांच में इंडिया के रूल नहीं चलने वाला, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया, ये कोटक महिंद्रा तो महिंद्रा का है, इंडिया का आता है वो महिंद्रा। अरे ना होगा, नेक्स्ट लिखो। हाँ हाँ हो सकती है, हाँ लिखो। हेडिंग डाल यहाँ पे करो, कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे कन्वर्सन वाली, ठीक। पहले क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, है ना। अब ये सारे पूछा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्सन, सबको याद होगा, फिर भी दोबारा हम बताते हैं। यहाँ पे लिखो, अपनी कॉपी में बना दो, जीडीपी एट एमपी, ये हमारा रूट है, जीडीपी एट एमपी ये हमारा रूट हो गया। अब जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्शन, एमपी फॉर मार्केट प्राइस, पी का और कोई वेरिएबल नहीं होता। जी में आ जाओ, जी फॉर ग्रॉस निकलेगा क्या इसमें? नेट। डी फॉर डोमेस्टिक निकलेगा क्या इसमें? नेशनल। पी का कुछ नहीं है, एमपी से क्या निकलेगा? एफसी, यानी फैक्टर कॉस्ट। क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट। इसकी कन्वर्सन करो, ग्रॉस से आओगे नेट में, ग्रॉस टू नेट, माइनस क्या करोगे? डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, हो गया। अब यहां पे आ जाओ, डी से कहां जाओगे? नेशनल, प्लस क्या करोगे? NFIA, और फिर नेशनल से कहां जाओगे? डोमेस्टिक, तो माइनस क्या कर दोगे? NFIA, हो गया। क्या आ गया? NFIA। एमपी से एफसी, फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पे हम क्या करेंगे? माइनस NIT, और एफसी से वापस जाएंगे एमपी में, प्लस क्या करेंगे? NIT, प्लस हमने क्या कर दिया? NIT, हो गया। तो ये हमारा वेरिएबल से आ गए। अभी हम लिख लेते हैं फॉर्मूला NFIA और NIT के बारे में। तो NFIA इक्वल, यानी फीफा माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा? थीटा,
क्या आ जाएगा, फीफा माइनस फिट। एनआईटी, एनआईटी क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस सब्सिडीज, ये इसकी फॉर्मूला है। हो गया, आईटी माइनस क्या लिखा, सब्सिडीज। हो गया, हो गया। नेक्स्ट पे आओ। देख लो, इसमें निकालो, हमें यहाँ पे निकालनी है, कन्वर्ट करनी है जीडीपी एट एमपी को। जीडीपी एट एमपी को तुमको कन्वर्ट करनी है किसमें, इसमें कन्वर्ट करनी है एनएनपी एफसी में। फटाफट से कन्वर्ट करके दिखा दो। जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करनी है एनपी एट एफसी में। वेरी गुड। हो गया। जीडीपी एमपी को हमने कहां कन्वर्ट कर दिया, एनएनपी एट क्या लिखा, एफसी में। तो क्या करा, यानी एनएनपी एट एफसी इक्वल टू, कहां से निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी से निकालेंगे। जी से एन जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन जाएंगे, प्लस करेंगे एनएफआईए, एमपी से एफसी जाएंगे, माइनस कर देंगे इसमें एनआईटी। तो ऐसा, ठीक है, ठीक है, आगे देखो। ये कुछ क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ध्यान देना, इसको तुम प्रैक्टिस कर लेना देख के। ऐसे टाइप के कन्वर्शन वाले क्वेश्चन होगा, बस क्या प्लस करनी है क्या माइनस करनी हाँ। चैप्टर 4 अभी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये 3 बजे वाले में खत्म हो जाएगी, फिर हमको बस क्वेश्चन बच जाएगी हमारा ये वाले क्लास में, ठीक है। चलो, ये चैप्टर अभी हमने पूरा खत्म नहीं किया, खत्म होगी कल खत्म हो जाएगी ये, ठीक है। सुनो, जितना पढ़ाया बार बार बोल रहा हूं, आज उतना खत्म कर देना, प्रेशर रखना नहीं, ठीक है।